अगर मैं आपको ये फोटो दिखाऊं और क्वेश्चन पूछूं कि ये कौन सा प्लेनेट है, क्या ये पृथ्वी है? नहीं। तो ये कोई हजारों लाइट ईयर दूर का कोई एक्सो प्लेनेट होगा? नहीं। एंड मे बी आप ये बिलीव नहीं करोगे कि हमारा पड़ोसी ग्रह मार्स ही है। वही मार्स जो आज के टाइम कुछ ऐसा दिखता है। आज से करीब 3.8 बिलियन साल पहले ये मार्स आज की तरह सूखा और उजड़ा हुआ तो बिल्कुल नहीं था। और सिर्फ मार्स ही नहीं बल्कि सोलर सिस्टम के कई अदर प्लैनेट्स भी 3.8 बिलियन साल पहले बिल्कुल अलग नजर आते थे। तो देखो, ये वो टाइम पीरियड था ना जब हमारे सोलर सिस्टम को बने हुए अभी केवल 70 से 80 करोड़ साल ही हुए थे। अब देखो, हमारे अर्थ से बिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर बैठी अगर कोई एडवांस एलियन सिविलाइजेशन अगर अपना टेलीस्कोप हमारे सोलर सिस्टम की ओर घुमाएगी ना, तो उसे हमारा सोलर सिस्टम आज जैसा तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। मतलब उन्हें हमारा सोलर सिस्टम कुछ वैसा दिखाई देगा जैसा कि आज के बिलियंस ऑफ ईयर पहले था। मींस हर जगह कॉमेट्स और एस्टेरॉयड का साया था और इंसानों जैसा कोई जीव उस टाइम तो सोच से भी परे था। तो अब अगर आपने इस वीडियो को पहले ध्यान से देखा हो तो मे बी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने आखिर 3.8 बिलियन ईयर के टाइम पीरियड को ही क्यों चुना। वेल देखो, ये 4.8 बिलियन ईयर से 3.8 बिलियन ईयर का टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड था जब सोलर सिस्टम के लगभग हर प्लेनेट पर एस्टेरॉयड और कॉमेट्स का टक्कर काफी आम बात हो चुकी थी और हर एक कोलिजन लगातार प्लेनेट के इन्वायरमेंट एंड लिविंग कंडीशन पर इम्पैक्ट कर रहा था। हालांकि ये चेंज पूरे सोलर सिस्टम पे नहीं बल्कि मेनली इन टेरेस्ट्रियल प्लेनेट पर ही हुआ था और जिसका रीजन उनका गैसियस अपीयरेंस था। अब ऐसा नहीं था कि इन गैसियस प्लेनेट पर एक भी एस्टेरॉयड गिरे नहीं थे, बल्कि इन पर भी अच्छी खासी क्वांटिटी में एस्टेरॉयड का कोलिजन हुआ था। बट इन कोलिजन का इम्पैक्ट इनके क्लाउड में समा गया और इनके अपीयरेंस में कोई स्पेशल चेंज नहीं हुआ। बट कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि उस एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के कारण सैटर्न और जुपिटर के कलर में थोड़ा बहुत बदलाव जरूर हुआ होगा। अब देखो, उन साइंटिस्टों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उस एस्टेरॉयड में मौजूद मिनरल्स उनके क्लाउड में डिसॉल्व हो गए होंगे। और ये बात हमें तब समझ में आई जब ईयर 1994 में कॉमेट शूमेकर लेवी 9 जुपिटर के गैस क्लाउड से आ टकराता है। इस कोलिजन ने जुपिटर पर एक विशालकाय वॉर्टेक्स को जन्म दिया था जिसने इसके क्लाउड के कंपोजिशन को बदलने के साथ साथ अल्टीमेट इसके कलर में भी एक माइनर सा चेंज लेकर आया। अब थोड़ी बहुत कलर चेंजेस के अलावा हमें इस गैसियस प्लेनेट पर कोई और बदलाव नहीं दिखा और इस बात को हम उनके मून के साथ नहीं जोड़ सकते क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि उस टाइम उन प्लेनेट के आसपास इतने सारे मून रहे ही ना हो। और ऐसा माना जाता है कि सैटर्न के कुछ छोटे मून्स का फॉर्मेशन किसी बड़े मून्स के डिसइंटीग्रेशन की वजह से ही हुआ था। और अब बारी आती है प्लेनेट मर्क्यूरी की, जो आज के करीब 3.8 बिलियन सालों पहले आग के गोले की तरह हुआ करता था। अब ये ऐसे सिचुएशन में इसलिए था क्योंकि उस दौरान मर्क्यूरी पर एस्टेरॉयड की जबरदस्त बारिश हुआ करती थी जिसके निशान आज भी मर्क्यूरी के सरफेस पर क्रेटर के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। क्रेटर से घिरी हुई इसकी सरफेस कुछ कुछ अर्थ के मून की तरह भी दिखाई देती है, जहां एटमॉस्फेयर ना होने के रीजन से इन एस्टेरॉयड इंपैक्ट को रोकना या फिर इनके स्पीड को स्लो डाउन करना लिटरली इम्पॉसिबल हो जाता है। अब देखो, मर्क्यूरी की सरफेस हमें दो टाइप की दिखाई देती है। एक तो वही पुरानी वाली सरफेस जिस पर बड़े बड़े क्रेटर्स मौजूद हैं और दूसरी वो यंग सरफेस जो काफी ज्यादा प्लेन है। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये यंग सरफेस तब बनी होगी जब इनके वोल्केनोज का लावा यहाँ पर बहता हुआ जम गया होगा। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि उस टाइम मर्क्यूरी आज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा गर्म हुआ करती थी। तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं, जब मर्क्यूरी ठंडा होने लगता है तो इसकी इंटरनल कोर कॉन्स्ट्रैक्ट होने लगती है, बल्कि इसके कंस्ट्रक्शन के प्रूफ आज भी इनके सरफेस पर देखने को मिलते हैं। अब जिस तरह मून अपनी ग्रेविटी के कारण अर्थ के ओशियंस में आने वाली टाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक वैसे ही सन के इतने करीब होने के रीजन से मर्क्यूरी को भी सन के टाइडल फोर्सेस का सामना करना पड़ता है। और ये टाइडल फोर्सेस मून के टाइडल फोर्स के कंपैरिजन में लिटरली 17 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और जिसकी वजह से इसके सरफेस पर कई जगहों पर टाइडल बल्जेस देखने को मिलता है। अब देखो, मर्क्यूरी का सरफेस एंड इस पर मौजूद बड़े बड़े क्रेटर्स इस बात के सबूत हैं कि इसका पास्ट बहुत ही ज्यादा डेंजरस हुआ करता था। तो
अगर मैं उस सिचुएशन को थोड़ा सा डिफाइन करूं जिसमें इन एस्टेरॉइड इम्पैक्ट ने यहाँ पर लिटरली लावा तक के समुद्र बनाए होंगे जो आज की तरह तो बिल्कुल नहीं दिखता होगा। तो अब बारी आती है सोलर सिस्टम के दूसरे एंड अर्थ के सबसे नजदीकी प्लेनेट वीनस की। देखो भले ही आज के टाइम वीनस पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है जिससे इसका सरफेस टेम्परेचर लगभग 480 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है जो इसे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे हॉट प्लेनेट भी बनाता है। बट ये बात हमेशा से नहीं था। इनफैक्ट कुछ साइंटिस्ट तो यहाँ तक मानते हैं कि एक समय इस प्लेनेट का कंडीशन आज के अर्थ जैसा हुआ करता था। तो देखो उस टाइम पीरियड के दौरान इधर कई सारे एस्टेरॉइड एंड कॉमेट्स इम्पैक्ट हुए थे और जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि कॉमेट्स आइस के बहुत बड़े रिजर्वॉयर्स होते हैं और जब ये आइस पिघलती है जिससे पानी की नदियां एंड ओशियंस का फॉर्मेशन होता है और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि एक समय वीनस का सरफेस टेम्परेचर करीब 50 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था जो वाटर को सस्टेन के लिए काफी बेस्ट टेम्परेचर माना जाता है और कुछ ऐसी कंडीशन करीब 300 मिलियन सालों तक रही होगी। तब शायद वीनस पर पानी भी मौजूद रहा होगा जिससे इस बात की पॉसिबिलिटी है कि उस टाइम वहाँ पर भी लाइफ का इवोल्यूशन जरूर हुआ होगा। बट कुछ टाइम बाद वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिससे वीनस के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी और उसका टेम्परेचर भी बढ़ने लगा और अल्टीमेटली इसका सारा पानी इवापोरेट हो गया। अब देखो वीनस का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा डेंस था जिसके रीजन से CO2 जैसी ग्रीन हाउस गैसेज यहाँ पर ट्रैप होकर रह जाती थी और यही वजह है कि आज इसका टेम्परेचर 480 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है जिससे आज के टाइम में वीनस का सरफेस किसी नरक से कम नहीं है। और जाहिर सी बात है कि इसी रीजन से इस पर लाइफ इवोल्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाया है। पर हमारे अगले प्लेनेट पर यह सब कुछ इतने अच्छे तरीके से हुआ ना कि आज हम उसी पर बैठकर पूरे यूनिवर्स तक को एनालाइज कर रहे हैं। तो देखो इस सोलर सिस्टम की हिस्ट्री में अर्थ से बड़ा बदलाव किसी और प्लेनेट पर नहीं आया होगा क्योंकि आज से करीब 3.8 बिलियन ईयर पहले पृथ्वी पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज अपने पीक पर हुआ करती थी जिससे इसकी क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ था और अर्थ का लिथियोस्फीयर इतनी तेजी से प्रोड्यूस हो रहा था जिससे इसने अर्थ पर कई भयानक अर्थक्वेक लाए। वैसे कई अर्थक्वेक टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से भी आए थे जिन्होंने ना सिर्फ अर्थ के सरफेस को शेप दिया बल्कि ओशियंस के अंदर भी कई सारे होल्स का फॉर्मेशन किया। उस टाइम हमारा सन आज के कंपैरिजन में सिर्फ 30% ही ब्राइट था जिस वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर भी काफी कम रहा होगा। अर्थ पर हर जगह एक्टिव वॉल्केनोज फैले हुए थे और उस एटमॉस्फेयर में CO2 जैसे ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हुआ करता था एंड यही वो टाइम था ना जब इन ग्रीन हाउस गैसेस का प्रेजेंस ऑल टाइम पीक पर था और उस टाइम ऐसे जीवों का फॉर्मेशन हो रहा था जिसके सेल मिलकर सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन किया करते थे। धीरे धीरे इन ऑर्गेनिज्म ने अर्थ के एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब करना शुरू किया एंड फोटोसिंथेसिस की हेल्प से इसे ऑक्सीजन में बदलने लगे और कुछ ऐसा ही काम समुद्र में मौजूद फाइटोप्लैंक्टन ने भी किया और धीरे धीरे करके अर्थ का एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन रिच बनने लगा जिसने धीरे धीरे लाइफ इवोल्यूशन की शुरुआत की जिसका रिजल्ट आज हम देख ही सकते हैं। पर अगर इसे आज से 3.8 बिलियन साल वाली कंडीशन से कंपेयर करें तो शायद ही आज कोई जीव उस टाइम के एक्सट्रीम कंडीशन में एग्जिस्ट कर पाता। और लास्ट में बात करते हैं उस मार्स की जिसकी फुटेज को मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। तो अगर मैं बात करूं उस फोटो की तो वो बस एक सिर्फ आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन था और ये जरूरी नहीं है कि बिलियंस ऑफ ईयर पहले ये मार्स एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता हो। पर कई साइंटिस्ट ये स्ट्रॉन्ग बिलीव करते हैं कि उस टाइम मार्स पर हमारी पृथ्वी की तरह ही कंडीशन रही होंगी। तो देखो अर्थ एंड वीनस की तरह उस टाइम पीरियड का असर मार्स पर भी पड़ा होगा और ये एस्टेरॉइड और कॉमेट्स अपने अपने साथ पानी भी लेकर आए होंगे एंड उस टाइम मार्स का एनवायरनमेंट भी काफी ज्यादा डेंस हुआ करता था जिससे वो वाटर को रिटेन करने में कैपेबल भी जरूर रहा होगा। तो देखो आज के टाइम मार्स के सरफेस को एक्सप्लोर करते हैं ना तो हमें कुछ प्राचीन नदियों के भी प्रूफ नजर आते हैं एंड इसीलिए कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि आज भी इसके सरफेस के नीचे काफी ज्यादा मात्रा में पानी मौजूद हो सकता है। और इसी के साथ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि मार्स पर इस पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एग्जिस्ट करता था जिसके रिमेन्स आज भी इस प्लेनेट पर देखने को मिलते हैं। अब इन बातों से ये एक बात तो क्लियर हो जाती है कि एक टाइम पर मार्स इवोल्यूशन के लिए एक आइडियल प्लेस था
और इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि यहाँ पर लाइफ इवॉल्व जरूर हुआ होगा। क्या पता इस अर्थ पर लाइफ की शुरुआत करने वाला एस्टेरॉयड यही मार्स से ही आया हो। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मार्स आज एक वीरान और बंजर प्लेनेट में कन्वर्ट हो गया है? कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि इस बात का आंसर मार्स के कोर में छिपा हुआ है, जो कि इसका कोर अर्थ के कोर के कंपैरिजन में काफी छोटा है, जो लॉन्ग टाइम के लिए लाइफ को रिटेन नहीं कर पाया, जिसने धीरे धीरे मार्स की मैग्नेटिक फील्ड को खत्म कर दिया। तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि किसी प्लेनेट पर जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो ये सोलर फ्लेयर्स उनके एटमॉस्फेयर को भी छीन लेता है। तो अब बिना एटमॉस्फेयर के ये प्लेनेट ना तो वाटर को रिटेन कर पाया और ना ही लिविंग कंडीशन को, जो आज इस प्लेनेट की कंडीशन को क्लियरली डिफाइन करता है, जो कि पॉसिबल भी है। बट ये बात जो सुनने में एकदम इम्पॉसिबल सी लगती है, ये सैटर्न का रिंग अब गायब हो रहा है एंड नासा ने खुद इस बात की एक फिक्स डेट भी दे रखी है, और वो डेट है मार्च 2025, जब हमें लिटरली सैटर्न का रिंग दिखाई ही नहीं देगा, जिसके लिए नासा ने कुछ रीजंस भी दिए। बट नासा को एक बात पर डाउट है कि उसके मून्स टाइटन और एन्सेलेडस पर जिन एलियंस लाइफ की पॉसिबिलिटी है, इसके पीछे कहीं वही एलियंस तो नहीं। तो देखो, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया है जिसमें इस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करा है, जो आपको स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।